हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आज हम लोग जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर 4th यूनिट हमारी चल रही थी। काफ़ी दिनों से मैं बिजी था, काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए लेक्चर नहीं अपलोड कर पाया। अब जो है कंटिन्यू क्लासें आपको एक क्लास रोज़ मिलेगी। आगे का जो पार्ट है हमारा वो डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन में इससे पहले 2 क्लासें हुई थी। पहले क्लास में मैंने जितना इसका जनरल इंट्रोडक्शन है वो बताया था आपको, और उसमें जो वर्गीकरण है विटामिन्स का उसको भी उसी में कंप्लीट कर लिया था, क्लासिफिकेशन। सेकंड लेक्चर में विटामिन ए के बारे में डिस्कस किया था। आज हम विटामिन डी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, विटामिन डी और ए ये सभी किस में आते हैं ये आपको पता ही होगा। मैंने बताया था कि ये फैट सोल्यूबल है। विटामिन को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जो वसा में घुलनशील हैं वो चल रहे थे, उसमें पहला हम विटामिन ए कंप्लीट किए थे। आज विटामिन डी के बारे में डिस्कशन करेंगे, विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी में अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर, मान लो आपसे स्ट्रक्चर पूछ ले, जैसे कि शॉर्ट नोट जब आता है तो अगर स्ट्रक्चर बना के आओगे वहाँ तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो जो सब्जेक्टिव टाइप होगा, अभी बीबीएसपीओ में सब्जेक्टिव टाइप ही होने वाला है। ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये तो पता ही होगा। यहाँ CH2 लगा है तो डबल बॉन्ड होगा, वरना CH3 होना चाहिए था। ठीक है, फिर यहाँ से ये इस तरह से डबल बॉन्डिंग होती है। तो इसको आप कई बार जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये स्ट्रक्चर बनाने आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग लगी होती है, यहाँ मिथाइल लिंकेज होता है, और इस तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इससे 2 पाँचवें वाले कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ मिथाइल, और यहाँ ये जो लगे हुए हैं इसका मतलब समझते हो ना, मिथाइल है, यहाँ पे मेथिल समझ सकते हो आप, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर विटामिन डी का। इसको कई बार प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर लिख के आओगे सब्जेक्टिव में क्या होता है, यही सारी चीज़ें देख के ज़्यादा नंबर मिलते हैं, वरना लिख तो सब आते हैं, थोड़ा बहुत किसी को कम मिलते हैं, किसी को ज़्यादा मिलते हैं। तो ये विटामिन D2 का स्ट्रक्चर है जी। ठीक है, जिसको बोलते हैं कैल्सीफेरोल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल, विटामिन D2 का। देयर आर एट लीस्ट 10 डिफरेंट सब्सटेंसेस पोजेसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन डी। लगभग 10 ऐसे सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो विटामिन डी के जैसे उनकी जो कैरेक्टर होते हैं, केमिकल नेचर जो होता है वो विटामिन डी के जैसे बिहेव करते हैं। इसमें से कुछ सेक्स हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोन्स होते हैं। ठीक है, और साइक्लोपेंटाफिनेंथ्रीन। ठीक है, कहीं ना कहीं वर्ड सुने होंगे। इससे पहले सारे वर्ड जो है यूज हो चुके हैं फैट वाले हैं, जब हम लोग फैट पढ़ रहे थे। अच्छा, ये फैट सोल्युबल क्यों है? आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले कि समान को घोलता है, डिज़ोल्व लाइक डिज़ोल्व। तो ये फैट में सोल्युबल है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इनका जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, वो किससे बना होगा? फैट से। देखो, इस तरह से हम कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब ड्रॉ करते थे, स्ट्रक्चर बनाते थे, तो उसमें भी ऐसे ही रहता था। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, लगभग 10 ऐसे सब्सटेंस है जो विटामिन डी की प्रॉपर्टी उनमें देखने को मिलती है। ऑल दीज हैव अ जनरल स्ट्रक्चर सिमिलर टू द सेक्स हार्मोन्स। जो सेक्स हार्मोन होते हैं, ठीक है, एंड कॉर्टिसोन का स्ट्रक्चर हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। एंड आर डेरिवेटिव्स ऑफ साइक्लोपेंटाफिनेंथ्रीन के जो डेरिवेटिव होते हैं,
ठीक है, और सेक्स हार्मोन्स कार्टिसोन, इनके जैसे सिमिलर इनके स्ट्रक्चर होते हैं, जनरल चीज़ इसके बाद है। विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन प्रेजेंट इन द सन रेज, विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन बाय मोलिकुलर रीअरेंजमेंट इन नियरली एग्जिस्ट स्टेरो। आप सबको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हो कि विटामिन डी जो है इसका संश्लेषण हमारी त्वचा में हो जाता है, स्किन में विटामिन डी की सिंथेसिस होती है जब सनलाइट पड़ती है तब। तो इसमें कुछ जो कि मतलब जैसे कि लाइट पड़ी त्वचा पे तो क्या हुआ, जैसे ही स्किन पे जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है, स्किन पे जब लाइट पड़ेगी तो कुछ मोलिकुलर चेंजेस होंगे इसके अंदर। त्वचा में मेनली आपको पता होगा स्टेरॉल्स जो हैं, स्टेरॉइड हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें फैट होता है। तो उस पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट की कुछ खास कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, आवृत्ति की। इसीलिए कहते हैं जो सुबह सुबह की धूप होती है ना, उसमें ज़्यादातर ये गुण पाए जाते हैं। सुबह की जो धूप है वो जब पड़ेगी बॉडी पे, स्किन पे, तो वो ज़्यादा विटामिन डी की सिंथेसिस करवाएगी। और इस टाइम तो दोपहर में 2 बजे धूप में जाओगे तो जल जाएगा जितना विटामिन होगा, इतनी तगड़ी धूप होती है। तो इसकी कुछ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये सिंथेसाइज किससे होता है, सिंथेसाइज्ड बाय सनलाइट, सनलाइट के थ्रू ये नेचुरली सिंथेसाइज किया जाता है। बाकी हम आर्टिफिशियल भी लेबोरेटरी में आजकल तो सब कुछ बन जाता है, तो ये भी बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सनलाइट बाय मोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेरोल्स। अगर स्टेरोल होगा तो वहीं पे रिएक्शन हो पाएगी। द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेरोल्स, अगला है द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेरोल्स which are converted into the vitamin are, पहला है एर्गोस्टेरोल, कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना हुआ लग रहा होगा आपको, ये सब इससे पहले यूज हो चुके हैं। एंड सेकंड कौन सा है, 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्टेरोल। अब क्वेश्चन कहाँ से, मेन पॉइंट देखो, तुम जब विटामिन डी के बारे में लिख के आओगे सब्जेक्टिव वाले में, शॉर्ट नोट पूछा जाएगा तो इस चीज़ को हाईलाइट करके आओगे, ये मेन पार्ट है। ये 2 मुख्य स्टेरोल हैं, एर्गोस्टेरोल और 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्टेरोल। मैंने कहा था ना, जो त्वचा होती है इसमें, इसके नीचे स्टेरोल्स और कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें होती हैं त्वचा में काफ़ी, ठीक है, केराटिन वगैरह भी होता है। तो ये जो है एर्गोस्टेरोल और 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्टेरोल, ये इम्पोर्टेंट स्टेरोल हैं जो कि इसका सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। दीज 2 ऑन एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज चेंज इनटू विटामिन D2 एंड विटामिन D3 रिस्पेक्टिवली। तो जब इस पे क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज लिखते हैं आगे, ताकि आपका नोट्स भी बनता रहेगा, इसी को आप रिवाइज कर सकते हो बाद में। दीज 2 ऑन एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेज चेंज इनटू विटामिन D2। विटामिन D2 में कौन कन्वर्ट होगा, एर्गोस्टेरोल, एंड विटामिन D3 रिस्पेक्टिवली। क्रमशः
एर्गोस्टेरोल से क्या बनेगा, विटामिन D2, और 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्टेरोल से बनेगा विटामिन D3। जब सनलाइट पड़ेगी तो हमारे त्वचा के नीचे, स्किन के नीचे एर्गोस्टेरोल और 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्टेरोल होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। स्किन के अंदर क्या होंगे, 2 ठो स्टेरोल होते हैं, एर्गोस्टेरोल और दूसरा होगा 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्टेरोल। ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे कब, जब सनलाइट पड़ेगी। क्या पड़ेगी, सनलाइट, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा विटामिन D2 में, विटामिन D2 और ये विटामिन D3। ये पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेस यही है। सिंथेसिस देख रहे हो कैसे हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। विटामिन D2 हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द बॉडी। विटामिन D2 जो होता है, अब हम D2 के बारे में पहले लिखेंगे, इसके जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं। ये हेल्प करता है मेंटेनिंग द लेवल्स ऑफ कैल्शियम, सीधे हम Ca2+ लिख सकते हैं क्योंकि आयोनिक बैलेंस ही तो करेगा ब्लड में ना, बॉडी में, एंड फॉस्फोरस, ओनली आयोनिक भी नहीं होता है। ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग, फास्फोरस हो या ये हो, सल्फेट है, अपने साल्ट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। बोन की बात करें, टीथ की बात करें, तो इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चलो इससे बाहर की बात है, लेकिन याद रखना चाहिए आपको, कैल्शियम आयन के रूप में भी होता है, साल्ट के रूप में होता है। ठीक है, ब्लड में जब देखोगे कैल्शियम लेवल तो आयोनिक फॉर्म में रहेगा, कैटाइनिक फॉर्म में। ठीक है, बाइवेलेंट कैटाइन इसको बोलते हैं, Ca2+ के रूप में मिलेगा। फास्फोरस है, ठीक है, इन द बॉडी एंड इन्वॉल्व इन रीजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम calcified bones by osteolytic cells। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। यहाँ से इन्वॉल्व इन रीजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्सिफाइड बोन्स बाय ओस्टियोलिटिक सेल। ठीक है, तो कैल्सिफाइड बोन मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम इकट्ठा हो चुका है, तो उसको क्या करता है, ये कैल्शियम आयनों में रीअब्जॉर्ब करवाता है। इट आल्सो इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा टू कैल्शियम विच हेल्प्स टू राइज द बॉडी कैल्शियम लेवल ऑफ द बॉडी। तो कहीं ना कहीं इसका दूसरा जो काम है, ये पहला हो गया, और सेकंड इसका वर्क जो होता है वो जो ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको बढ़ाता है। इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल कैसे करता है, ये जो है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो होता है वहाँ पे कैल्शियम आयनों का क्या करवाता है, परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। कैसे, अब इस चीज़ को समझो। अगर डाइजेशन हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे, डाइजेशन वगैरह, तो उसमें बताएंगे आपको। फिलहाल यहाँ पे बता दूँ आपको कैसे होता है। मान लो ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी होती है उसमें माउथ से एनस तक के पार्ट होते हैं। क्या क्या आता है, पहले बक्कल केविटी आती है, माउथ की ओपनिंग जो है बक्कल केविटी, फिर ओइसोफेगस आएगा, फिर स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके भी अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि स्टमक में बात करें तो फंडस होता है, ठीक है, और पाइलोरिक होता है। तो ये रीजन होते हैं। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो उसमें भी ऐसे ही पार्ट होते हैं। तो जो पार्ट हैं ये सभी पार्ट कहीं भी आप जब इसको कट करोगे तो कट करने के बाद जब देखोगे तो इसमें क्या मिलेंगी आपको, 4 टाइप की लेयर मिलती है। अंदर की जो लेयर होती है ऐसे ऐसे लेयर मिलेंगी, 2, 3, ठीक है, और 4।
तो अंदर होती म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा, मस्कुलेरिस और लास्ट में होती सिरोसा। तो हम बात कर रहे हैं म्यूकोसा की, क्योंकि इंटेस्टाइन में यहाँ पे भोजन होगा, यहाँ क्या होगा, फूड होगा ना, इसके अंदर फूड जो खाए हो उसका डाइजेशन हो रहा होगा। तो फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सी वाल होती है, म्यूकोसा। तो जब इसमें पाचन हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है, मेनली यहीं पे अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है चीज़ों का। जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं, इसमें जैसे कि इनऑर्गेनिक जो आयन है उसकी हम मेनली बात कर रहे हैं इस समय। तो जब हम जैसे पालक खाओगे तो उसमें कैल्शियम और आयरन जो होता है काफ़ी मात्रा में होता है, इसीलिए पालक अच्छी भी होती है। बथुआ की बात करेंगे, पालक में भी, ठीक है। विटामिन की बात करें, गाजर में विटामिन ए मतलब भर का होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम जब खाते हैं तो जिसमें कैल्शियम है थोड़ा बहुत मात्रा में, हर चीज़ में होता है, जितनी चीज़ें खाते हैं, चावल है और आटा है, ठीक है, खाते हैं रोटी, तो इन चीज़ों में होता है। दाल में मेनली प्रोटीन होता है, लेकिन हर चीज़ में हर चीज़ की मात्रा होती है थोड़ी बहुत। तो इसका जब एब्जॉर्प्शन होगा तो ये छोटी आंत में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसमें जो कैल्शियम होगा तुम्हारे भोजन में आया होगा उसको, अब देखो ये जो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से कैपिलरी निकली होती हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरी से मिली होती हैं, जो कि ये ब्लड कैपिलरी है, यहाँ खुल रही है। तो म्यूकोसा में परमिएबिलिटी बढ़ाता है। ये जो विटामिन डी है ये कैल्शियम आयनों के एब्जॉर्ब कराने के लिए, और ये कहाँ एब्जॉर्ब होके जाता है, ब्लड में। तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है 2+ का बढ़ जाता है। मान लो विटामिन डी आपकी बॉडी में है ही नहीं, या कोई व्यक्ति है, मेरी बॉडी है, किसी के बॉडी में कम है अगर, तो तुम खाओगे तो खूब कैल्शियम, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो म्यूकोसल सेल्स हैं वो क्या होगा, उनमें उतनी अच्छी परमिएबिलिटी नहीं है, पारगम्यता नहीं है कि उसको एब्जॉर्ब करा सके, इधर से इधर मूव करा सके, सॉरी। तो उसको हम ब्लड लेवल जो है, इसमें ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, विटामिन डी अगर है आपके अंदर। तो इसीलिए जब देखो किसी को हड्डियों में ज़्यादा दर्द होने लगती, जब मेनली 35-40 वर्ष के ऊपर हो जाता है व्यक्ति, तो उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियों में ज़्यादातर पेन होने लगता है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको विटामिन डी देगा वो, ठीक है, कमी कैल्शियम की है, लेकिन आपको देगा कैल्शियम विद विटामिन D3 समझ रहे हो ना, जो भी 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से बनाए थे आप। तो विटामिन डी क्यों देता है, इसलिए देता है कि तुम कैल्शियम खा तो रहे हो, लेकिन कमी क्यों है, क्योंकि जब 40 साल के ऊपर व्यक्ति जाता है तो उसके जो इंटेस्टाइन वगैरह उतने अच्छे से काम कर नहीं पाते हैं। तो ये जो म्यूकोसा है ये उतना अच्छा परमिएबल नहीं है, उतना सक्षम नहीं है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जो अच्छा सोचते नहीं हो आप लोग, जो आप खाते वही आपके पापा भी खाते हैं, जो हम खाते हैं वही जो 60 साल का व्यक्ति वो भी खाता है, लेकिन उनमें क्यों कमी हो जाती है, क्योंकि उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो यहाँ वो कैल्शियम बराबर खा रहे हैं लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो विटामिन डी जब दोगे तो थोड़ा सा परमिएबिलिटी बढ़ा देगा, तो उससे क्या होगा, कैल्शियम जो जाएगा भोजन के साथ में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उनकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका काम होता है। आगे और भी इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं D2 के, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ब्लड में जो है कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। विटामिन डी अलॉन्ग विद पैराथायराइड हार्मोन एंड कैल्सीटोनिन इज क्रूशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है। आप लोग अभी आगे जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें बताएंगे आपको हम जितने हार्मोन होते हैं, कैल्सीटोनिन, पैराथायराइड, थायराइड हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले, पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर बताएंगे, सारी चीज़ें जितने हार्मोन्स हैं सब पढ़ाएंगे। तो उनमें भी जो है मेनली इसका काम होता है कैल्शियम और फास्फोरस पे इसका एक्शन होता है, ठीक है। और कैल्शियम लेवल को ज़्यादातर ये मेंटेन करता है, बॉडी में भी कम ज़्यादा नहीं होने देता है, मतलब मेंटेन करता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, अगर चिल्ड्रन में बात करें हम डिफिशियंसी की, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, अगर विटामिन डी की कमी हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है, तब क्या होगा। पहला केस है चिल्ड्रन का। चिल्ड्रन
मतलब 6 मंथ टू 3 ईयर तक हम बात करते हैं इन एज, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें रिकेट्स डिजीज़ पढ़े होगे आप लोग, रिकेट्स, जिसको रेचिटिस भी बोला जाता है, रिकेट्स, ठीक है, रेचिटिस। तो ये डिजीज़ हो जाता है रिकेट्स। हेंस द नेम एंटी रेचिटिस फॉर विटामिन डी। इसको विटामिन डी के लिए, विटामिन डी जो है उसको एंटी रेचिटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी रेचिटिस, एंटी रेचिटिस। क्योंकि डिजीज़, अगर विटामिन डी कम हुआ तो क्या होगा, डिजीज़ हो जाएगा रेचिटिस, इसीलिए इसको एंटी रेचिटिस, प्रति रेचिटिस बोला जाता है हिंदी में बोले तो, ठीक है। दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाई डिफॉर्मिटीज़। डिफॉर्मिटीज़ मतलब विकृति कर देगा। ऑफ द स्केलेटन, स्पेशली द लिम्ब्स, जो लिम्ब है हमारे, ठीक है, हाथ पैर हैं, स्पाइन बोन्स एंड स्कल। अब समझ लो कितना घातक इसका प्रभाव चिल्ड्रन पे पड़ेगा जिसको रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट हम पढ़ते हैं। इफ़ेक्ट, ये जो डिजीज़ है चिल्ड्रन में विटामिन डी की कमी से होता है, डिफिशियंसी से, तो इसके क्या क्या मतलब कैरेक्टर होते हैं। दिस डिजीज़ इज कैरेक्टराइज्ड बाई डिफॉर्मिटीज़, विकृति बोलते हैं इसको, ठीक है। विकृति मतलब टूट फूट हो जाएगी कुछ, ठीक है, वो मतलब चेहरा जैसा होगा वो ऐसे बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो। ऑफ द स्केलेटन मीन्स जो हमारा कंकाल तंत्र है, स्पेशली द लिम्ब्स, स्पाइन बोन। अब जहाँ स्पाइन बोन खड़बड़ाई की समझ लो सब गया, मस्तिष्क का सिस्टम सब हिल जाएगा। और स्कल, क्योंकि हमारा जो मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड है पीछे, यही तो सारी हमारी जितनी भी क्रियाएं हम कर रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं तो क्यों बोल पा रहे हैं, कम्युनिकेशन जो हमारा माउथ का, जहाँ से हम बोल रहे हैं, हमारी टंग जो है, जीभ, इसका कम्युनिकेशन ब्रेन से ना हो पाए तो हम बोल पाएंगे, जो सोचेंगे वो बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, कहेंगे कुछ और, निकलेगा कुछ और। तो ये कम्युनिकेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कौन पहुंचाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो पेरिफेरल हैं न्यूरॉन्स वो पहुंचाते हैं, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? स्पाइनल कार्ड। और विटामिन डी की कमी से स्पाइन बोन में विकृत आ जाएगी, तोड़ फोड़ हो जाएगी, तो अच्छे से काम कर पाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड को होल्ड करके रख पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो बोर्ड पे आपको अच्छे से समझाएंगे उसमें सारी चीज़ें, जो हमारी वर्टिब्रा वगैरह होती हैं, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड में जो जो नर्व निकलती हैं वहाँ से, और कैसे कंट्रोल होते हैं हमारे फंक्शन को, रिफ्लेक्स आर्क बताएंगे, सारी चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे अभी ये याद रख, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए अभी से बता रहा हूँ, वरना विटामिन चाहूँ तो मैं अभी ख़त्म कर दूँ। इसीलिए देखो, यही तो ख़ास बात है। इतने सारे बच्चे जो जुड़े हुए थे, काफ़ी दिनों से कमेंट में देख रहा हूँ, कमेंट नहीं देखा हूँ, मान लो अभी देखा हूँ, 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा आप लोगों को कमेंट आ रहा था। तो इसका मतलब यही, मैं थोड़ा ऐसे समझाता हूँ कि तुम लोगों को समझ में अच्छे से आ जाता है, ठीक है। एकदम जनरल भाषा रहती है, कोई हाई लेवल की लैंग्वेज नहीं, ताकि समझ में ना आए। और दूसरी बात, जितने रिलेटेड पॉइंट होते हैं सब बता देता हूँ। और अगर तुम पूरे लेक्चर देखोगे मेरे, तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आगे जो आने वाले चैप्टर हैं उनको कहीं ना कहीं मैं यहीं से लिंक करते रहता हूँ। आगे हमको स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ना है, मस्कुलर सिस्टम पढ़ना है, जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसमें क्या होगा, मेनली स्केलेटल मसल जो है, तो उससे हम, जैसे हम चलते हैं तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। वहाँ कैल्शियम का भी यूज होता है, कैल्शियम आयनों का, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि मैं आपको विटामिन पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ विटामिन ही समझा रहा हूँ, तो अब तक मैं विटामिन डी ख़त्म कर दिया होता, एक ही टॉपिक 25 मिनट हो गए। लेकिन इसमें पूरी चीज़ें आप अगर पूरे लेक्चर को देखोगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक। तो जो बच्चों में डिफिशियंसी होती है विटामिन डी की,
तो इससे डिजीज़ हो जाता है रिकेट्स, जिसको रेचिटिस भी बोलते हैं। इस डिजीज़ में क्या होता है, मेनली जो हमारे मेन पार्ट हैं, बोन है, जो लिम्ब की, हाथ पैर की बोन हो गई, स्पाइन की हो गई, स्कल हो गया, और कहाँ हड्डियाँ रखी हुई हैं, ठीक है। तो इन सभी में विकृति आ जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो क्या होता है रिकेट्स में, रिकेट्स कैन बी कर्ड रैपिडली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन डी since ultraviolet radiation helps in the synthesis of vitamin D in the body. Exposure of rickety children to sunlight may help in the cure of the disease. Another ricket-like disease, osteomalacia, is found in adult in India and China, mainly India और चाइना में, ठीक है। तो इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Another रिकेट्स लाइक डिजीज़, जो सूखा रोग है, इसी के जैसे हिंदी में इसको सूखा रोग भी बोलते हैं। डिजीज़ ओस्टियोमलेसिया, ठीक है, इज़ फाउंड इन एडल्ट, जो एडल्ट हैं उनमें ये डिजीज़ हो जाता है इसकी डिफिशियंसी से। इन इंडिया, मेनली जो है इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना में ये ऐसा होता है। अब इसकी हम रिक्वायरमेंट देखते हैं, डेली कितनी रिक्वायरमेंट होती है। द डेली ह्यूमन रिक्वायरमेंट, डेली ह्यूमन रिक्वायरमेंट of vitamin D is 500 IU। IU मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था, IU का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट। 1 IU कितने बराबर होता है, 1 IU इज इक्विवेलेंट टू 0.025 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन D3, ठीक। तो इतना ज़रूरी होता है। अगर एक्सेस में हो जाए विटामिन तो इससे भी डिजीज़ होता है। एक्सेस विटामिन D, एक्सेस मतलब अगर पर डे तुम इतना ले रहे हो, ठीक है, IU पर डे, तो इसको हम एक्सेस मानेंगे, ज़्यादा मानेंगे, कॉज आ डिजीज़। तो विटामिन जानते ही हो, इसकी संतुलित मात्रा नहीं होगी तो दिक्कत है, कम होगी तो भी रोग, और ज़्यादा हो गई तो भी रोग। हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है, हाइपर विटामिनोसिस D हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से विटामिन A बढ़ जाता था तो उसमें हाइपर विटामिनोसिस A हो जाता था। इन दिस द बोन बिकम वीक, इसमें भी क्या होंगी, बोन बिकम वीक, बोन वीक हो जाएंगी, ठीक है। और क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस, बोन में छिद्र होने लगेंगे, ड्यू टू कैल्शियम रीजोप्शन एंड देयर इज कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। जितने सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जहाँ जैसे बोन तो बहुत हार्ड होती है ना, तो जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, स्पेशली द किडनी, हार्ट और लंग्स एक्सेट्रा, ये जो सॉफ्ट टिश्यू हैं हमारे, मेनली किडनी की बात करें, हार्ट की और लंग की, तो इसमें कोई बोन तो है नहीं, तो ये इसमें कैल्शियम आयनों की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, बस मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरत होती है बस। तो यहाँ क्या होता है, जब कैल्शियम एक्सेस में ले लोगे तुम, तो वो कहाँ जाएगा, इन सब में कैल्सिफिकेशन उसका होने लगता है, यहाँ पे वो चिपकने लगेंगे, तो बहुत हार्ड मटेरियल बन जाएगा, जिससे कि आगे दिक्कतियाँ उत्पन्न होने लगेंगी।
और बात करें अगर इसमें हम द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी, लाइट सोर्स तो है ही, लाइट के थ्रू तो नेचुरली वो बनता ही है। इसके अलावा जो चीज़ें हम रोज़ खाते हैं उनमें से कौन कौन सी हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, द इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ विटामिन डी आर द लीवर, क्या होता है, लीवर ऑयल्स ऑफ टनी, हैलीबट, कॉड एंड अदर फिशेस। ठीक है, तो ये कुछ मछलियाँ हैं जिसका जो है लीवर ऑयल से मिलेगा। और बात करें इसमें क्या होता है, जैसे कि एग योल्क जो होता है, एंड मिल्क तो हर विटामिन में आ जाता है, आल्सो कंटेन विटामिन डी। तो यहाँ पे हमारा विटामिन डी कंप्लीट होता है। इसके आगे हम बाकी जो विटामिन ई बचा हुआ है इसमें और के, ये दोनों हम एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद में 2 विटामिन हमको रह जाएंगे पढ़ने, 3 जो वाटर में सोल्यूबल है उनका पार्ट रह जाएगा। तो जल्दी ही कल ही ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद में अगली यूनिट चालू करेंगे। तो कोशिश करूंगा 1 से ज़्यादा भी लेक्चर आपको दे सकूं, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों के आगे हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग अच्छे से ये सब कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए, इनको पढ़िए अच्छे से। और अगर अभी तक चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लोगों तक पहुंचाओ, जितने आपके फ्रेंड हैं उनके पास शेयर करो। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा आपका भी फ़ायदा होगा कहीं ना कहीं। जब ज़्यादा बच्चे जुड़ जाते हैं तो हम भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, हालांकि सोचते हैं लेकिन, और आपको पता ही होगा थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ ही जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।